गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट इफेक्ट पढ़ेंगे ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने इफेक्ट्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकॉज ऑफ एल्टीट्यूड या फिर हम उसे हाइट बोल सकते हैं, वो आपने समझा था। और आपको याद होगा कि अगर हाइट इंक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज। अब हम आ जाते हैं डेप्थ पे, कैसे ये इफेक्ट शो करती है। मींस अगर हम कितना गहराई में जाएंगे यानी डेप्थ कितनी इंक्रीज करें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है बाय डेरिवेशन। तो क्या करेंगे, हम अजम्पशन लेंगे। हम अज्यूम करते हैं अभी ये सरफेस पे है, कोई भी एक बॉडी है और सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, ये r डिस्टेंस पे है। उसके बाद हम इसको ले आते हैं B पॉइंट पे, A से B पॉइंट पर कितना गहराई में ले आए, कितना नीचे ले आए, इसे D। तो अब ये O से B का डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, R माइनस D। तो ऐसी ही कुछ असम्पशन हमने उस वीडियो में भी की थी, तो यहाँ पर हमने सेम वैसे ही लेना है। लेट अस कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m brought to depth D inside the earth and then acceleration due to gravity at point B will be। तो क्या हो जाएगी acceleration due to gravity, gm upon r माइनस, क्योंकि अब सेंटर से पॉइंट B का डिस्टेंस कितना है, r माइनस d। एंड acceleration due to gravity on the surface of earth, अब surface of earth पे तो फिक्स है, कितनी, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल gm अपॉन r स्क्वायर। उसके बाद हमने किया था फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड, थोड़ा सॉल्व करते गए, उसको मैनिपुलेट करते गए, जो फालतू टर्म्स थी उनको हटाते गए, सिर्फ d और r की टर्म में हमने सॉल्व करने की कोशिश की, h और r की टर्म में। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसमें माइनस का साइन था, तो हमने कह दिया माइनस साइन है मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ डिक्रीज हुई होगी। तो यानी हाइट आपने इंक्रीज की तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, डिवाइड करेंगे, बट डिवाइड करने से पहले एक कंसेप्ट आपको समझना है। यहाँ पर मास की वैल्यू भी क्या हो रही है, चेंज, क्योंकि अब आप भूत तो हो नहीं है, कोई परी कुछ हो, परी तो नहीं हो गई जो तुम आर पार हो जाओ यानी सरफेस के अंदर चले जाओ। तो अगर आपको इसके अंदर जाना है तो आपको यहाँ पे ऐसे गड्ढा खोदना पड़ेगा, है ना, ऐसे मिट्टी यहाँ से निकाल के यहाँ बाहर फेंकनी पड़ेगी, है ना, तब जाके तुम यहाँ से अंदर आ पाओगे। यानी तुम इसकी जो शेप है, जो वॉल्यूम है, वो क्या कर रहे हो, चेंज। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग जो स्फीयर बनेगा, जो अर्थ बनेगी, वो उसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, r माइनस डी। इससे पहले वाले में जब आप h हाइट पे जा रहे थे तो आप अर्थ के वॉल्यूम को चेंज नहीं कर रहे थे। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था तो मास भी चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास चेंज नहीं हो रहा था, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा था, तो मास भी चेंज नहीं हुआ होगा, यानी डेंसिटी कांस्टेंट। आपको पता है सभी सब्सटेंसेस की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है। तो यहाँ पर भी जब आप इसके अंदर आ गए हो इस सरफेस पे, तो अब आपके इस पॉइंट से अगर हम डिस्टेंस ये देखें तो स्फीयर ये बनना चाहिए, यानी वॉल्यूम चेंज, तो मास भी क्या होगा, चेंज, तभी जाके डेंसिटी क्या रह पाएगी, कांस्टेंट। जैसे पहले मान लो मास था 10, वॉल्यूम था 100, कितना आंसर आ गया, 0.1। अब आपने वॉल्यूम कम कर दिया 10, तो मास को भी क्या करना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, कम, ताकि डेंसिटी पहले जैसी हो सके, क्योंकि अर्थ की जो डेंसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। सभी मटेरियल की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। अगर आप वॉल्यूम चेंज करोगे तो मास भी क्या होगा, चेंज, ताकि डेंसिटी क्या रह सके, कांस्टेंट। तो वही यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है। यहाँ हमारी डेप्थ में जाने की वजह से हमने शेप खराब कर दी स्फीयर की, हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया तो मास भी चेंज होना चाहिए। तो नया मास, इसको अब हम m नहीं बोलेंगे, इसको भी हम m डैश बोलेंगे। तो मास का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आके इधर मल्टीप्लाई, डेंसिटी तो कांस्टेंट है, इसको हम रो से डिनोट कर देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई और डिस्टेंस यानी रेडियस का क्यूब, और बी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वो कितनी है, r माइनस डी। ये कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ भी मास की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी, और यहाँ मास की वैल्यू क्या आएगी, वही डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी तो रो कांस्टेंट है,
और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट के लिए, सरफेस के लिए टोटल डिस्टेंस, टोटल रेडियस कितनी है? आर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने मास भी क्यों चेंज किया, इसीलिए मैंने अभी राइट किया है, पहले नहीं राइट किया हुआ था। मास क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि आप जब डेप्थ में जा रहे हो आपने शेप चेंज कर दिया है। अब आपका स्फीयर ये बनेगा, स्फीयर ये बनेगा मींस वॉल्यूम की रेडियस कम हो गई, वॉल्यूम चेंज हो गया तो मास भी चेंज होगा, तभी जाके डेंसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो अब हम इन दोनों मास की वैल्यू को भी इसमें पुट करेंगे, इसको m डैश पुट कर दिया। तो एक एक स्टेप ध्यान से देखना है। पहले तो जो कैंसिल हो रहा है वो हम कर देते हैं, g कैंसिल हो गया, m डैश की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे रो 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब अपॉन क्या है? r माइनस डी होल स्क्वायर। अब इस कैपिटल M की जगह रो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब अपॉन r स्क्वायर। दो पावर से दो पावर, दो पावर से दो पावर, 4/3 पाई से पाई, रो से रो, देखो ऑलमोस्ट कैंसिल। सिर्फ क्या बच गया? ऊपर r माइनस डी की एक पावर और नीचे बच गई r। तो अगर आप इन दोनों को ऐसे r को दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? g डैश अपॉन g का 1 माइनस डी अपॉन r। तो यानी जो नई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो किसके इक्वल होगी? 1 माइनस डी अपॉन r। तो आप देख रहे हो इसमें भी बीच में कौन सा साइन आ रहा है? माइनस। मींस जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे है यानी g इंटू 1, उस मतलब g हो जाएगा वो, और उसमें से भी कुछ क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, तब जाके उस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिलेगी। मींस मान लो यहाँ पर 9.8 है तो उसमें से कुछ माइनस होगा, 1 माइनस हो गया, 1.2 माइनस हो गया, कुछ भी, कुछ माइनस होने के बाद ही अगर आंसर आएगा तो यानी वो 9.8 से कम ही होगा। यानी इस केस में भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो रही है बच्चों? डिक्रीज हो रही है। तो अगर डेप्थ इंक्रीज होगी, इफ डेप्थ increases then acceleration due to gravity decreases। तो मतलब एक्सीलरेशन, मैंने फिर वही बात आपको हिंट पहले दे दिया था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस। अगर आप हाइट पे जाओ तो भी डिक्रीज होगी, डेप्थ में जाओ तो भी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट और इसी में ही हम कर लेते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो अर्थ की सरफेस पे भी चेंज होती है, क्योंकि अर्थ जो है वो कंप्लीट स्फीयर नहीं है। आपने कहीं ना कहीं ये 9th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, वो यहाँ पोल्स से थोड़ा सा फ्लैट है, मतलब ऐसे समझ लो कोई एक कंप्लीट स्फीयर था, एक बॉल था, उसको यूं पकड़ के थोड़ा सा दबा दिया, पोल्स से थोड़ा सा फ्लैट है, ये रेडियस कम है, ये रेडियस ज्यादा, इसे हम बोलते हैं पोल, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर। पोल की रेडियस इक्वेटर की रेडियस से क्या है? कम है। और कितनी कम है? 18 किलोमीटर। मैं यहाँ राइट कर देती हूँ, कितनी कम है? 18 किलोमीटर। और आपको पता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस डिस्टेंस ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। तो किस केस में रेडियस ज्यादा है? इक्वेटर के केस में, यानी इस केस में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगी, और पोलर की रेडियस कम है, रेडियस कम तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, तो पोल पे रेडियस क्या होगी? ज्यादा। 9th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, आपका इफेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंप्लीट हो गया है। दैट इज इट फॉर टुडे।